अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका में अब अबॉर्शन का कानून बदल जाएगा, जिसका अमेरिका में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़े फैसले में गर्भपात के अधिकार को समाप्त कर दिया। कोर्ट ने साल 1973 के रो बनाम वेड के ऐतिहासिक फैसले को पलट कर रख दिया, जिसमें एक महिला के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया गया था और कहा था कि अलग अलग राज्य इस प्रक्रिया को इजाजत दे सकते हैं या प्रतिबंधित कर सकते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से रो बनाम वेड के फैसले को पलटने के बाद अमेरिका में महिलाओं के लिए गर्भपात के हक का कानूनी दर्जा समाप्त हो जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया है कि देश का संविधान अबॉर्शन का अधिकार नहीं देता। अमेरिका में अब इसकी पूरी संभावना है कि देश के सभी राज्य गर्भपात को लेकर अपने अलग अलग नियम बना सकते हैं। अमेरिका के ज्यादातर दक्षिणी और मध्य पश्चिमी राज्यों में अबॉर्शन को अवैध किया जा सकता है, तो वहीं कुछ राज्यों में इसकी छूट दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से अमेरिका के कुछ राज्यों में अबॉर्शन क्लिनिक बंद होना शुरू हो गए। इस मसले पर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से शांत रहने की अपील की, क्योंकि वहां पर आम जनता की ओर से विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है, फिर भी लोग शांति बनाए रखें और हिंसक प्रदर्शन न करें। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का भी रुख हम करेंगे। सपा प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं आजमगढ़ में, चलिए आपको सुनाते हैं। पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं आजमगढ़ के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मात्र हमने 12-14 दिन का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक समर्थन हासिल किया आजमगढ़ के लोगों का। जहाँ तक आपके पत्रकार साथी हार के कारण पूछ रहे हैं जी, तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया है और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे हरा के वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। जहाँ तक मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच कहना चाहता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का जरूर है कि ऑलरेडी नेताजी की बनाई हुई परंपरा को अभी कायम नहीं रख पाए, लेकिन 24 आते आते आजमगढ़ के लोग ही इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से जिता के देने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव अगर बाहर निकलते इसी कमरे से आजमगढ़ आते तो इम्पैक्ट कुछ और होता। देखिए, वो राजभर जी हो सकता है, कह सकते हैं सहयोगी दल के लीडर हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैंने शुरुआत में धन्यवाद दिया। उन्होंने पूरे चुनाव को व्यवस्थित करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन जो लोगों को कुछ ना कुछ मीन मेघ चुनाव की हार की जाने कितने लोग समीक्षाएं करेंगे और कितने तरीके से करेंगे, हम उन बातों में नहीं जाते। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने फैसला लिया अपनी खुद की सीट पे। अफसोस इस बात का जाहिर करता हूँ कि मैं रिजल्ट नहीं दे पाया, इसलिए मैं इस मौके पर किसी भी साथी को इस हार के लिए जिम्मेदार अपने पार्टी अपने गठबंधन के लोगों को बीच मैं सिर्फ आभार व्यक्त कर सकता हूँ, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। तो आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी थे धर्मेंद्र यादव, जिन्होंने हार स्वीकार की है और सभी कार्यकर्ताओं का एक तरफ धन्यवाद भी किया है। दूसरे नंबर पर रहे हैं और बीजेपी की यहां पर जीत हुई है। और चलिए अब रुक करेंगे 1 मिनट पूरी खबर का। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उपचुनाव में पार्टी की हार के बाद एक और बगावत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी नेतृत्व के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ एक और बगावती सुर शुरू हो गई है। दूसरी ओर जॉनसन को उस समय 3 बड़े झटके लगे जब उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माने जाने वाली दक्षिण इंग्लैंड की टाइवर्टन और होनिटन तथा उत्तरी इंग्लैंड की वेकफील्ड सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जॉनसन के करीबी और पार्टी के अध्यक्ष ओलिवर डोडेन ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बोरिस जॉनसन के आलोचक माने जाने वाले पार्टी के 2 सांसदों ने कहा कि वो सत्तारूढ़ पार्टी को चलाने वाली समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी इस घोषणा से जॉनसन के नेतृत्व के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। इस महीने की शुरुआत में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव में जॉनसन की कुर्सी बच गई थी। हालांकि पार्टी के 148 सांसदों ने उन्हें अपदस्थ करने के लिए वोट भी दिया था। कंजर्वेटिव सांसदों की शक्तिशाली समिति के नियमों के अनुसार जॉनसन को 1 साल के लिए किसी भी चुनौती से सुरक्षा मिल गई। और लोकसभा उपचुनाव के पंजाब की संगरूर और यूपी की 2 सीटों के नतीजे वाकई हैरान करने वाले हैं। संगरूर में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, तो रामपुर और आजमगढ़ में सपा दोनों सीट पर हार गई है।
23 जून को हुए उपचुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं और ये उपचुनाव के नतीजे लोकसभा के लिए खास तौर पर वाकई चौंकाने वाले रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी पार्टियों के गढ़ ढहते नजर आए हैं। पंजाब की सबसे पहले बात करें तो पंजाब के संगरूर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को संगरूर से एक बड़ा झटका लगा है। अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह ने यहां पर आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह को मात दी है। सिमरनजीत सिंह मान को 5,822 मतों से जीत हासिल हुई है। संगरूर से आम आदमी पार्टी के हाथ से ये सीट निकलना अपने आप में ही एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले यहां पर पंजाब के सीएम भगवंत मान सांसद रह चुके हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोनों सीटों पर तस्वीरें साफ हो गई। रामपुर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहां से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने जीत हासिल की। उन्होंने सपा उम्मीदवार असीम रजा को हराया। वहीं आजमगढ़ से भी निरहुआ अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। और दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने जीत दर्ज कर ली है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर 23 जून को हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है। राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक 11,555 वोटों से जीते हैं। शुरुआती काउंटिंग में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन 3 से 4 राउंड की काउंटिंग के बाद आम आदमी पार्टी की बढ़त बनती चली गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर अब नए विधायक दुर्गेश पाठक होंगे। दुर्गेश पाठक के पहले इस सीट पर राघव चड्ढा विधायक थे, जो अब पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। राघव के सीट को खाली करने के बाद 23 जून को यहां पर उपचुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सीट को जीतने में पूरी ताकत लगा दी थी। केजरीवाल के साथ प्रचार प्रसार में उनके सारे मंत्री लगे हुए थे। खुद अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर करीब 3 दिनों तक चुनाव प्रचार किया था और लोगों से अपील की थी कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई जाए, ताकि यहाँ पर विकास का काम हो सके। ऐसे में 11,555 वोटों से दुर्गेश पाठक ने जीत हासिल की है, जो की एक बड़ी जीत है। और महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सभी बागी विधायकों को केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा हुई है, कई बागी विधायक है, उन्हें देखते हुए ये हथकंडा जो है वो अपनाया गया। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिक लगातार बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बागियों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बताया गया है कि शिंदे गुट के 16 विधायकों को घरों पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार ने यह फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद दिया। शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार ने पहले एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र सरकार से भी अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि इसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि विधायकों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। साथ ही जिन विधायकों के घर पर तोड़फोड़ की गई, वहां पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। इस बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी बागी विधायकों के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा हालातों में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हालांकि अब हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला लिया गया है और इन सभी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 90वीं एपिसोड को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 90वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे मन की बात के लिए कई संदेश मिले हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं उस जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूं, जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है। पीएम मोदी ने इस पर चर्चा करने से पहले कहा कि मैं आज के नौजवानों 24-25 साल के युवाओं से सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि आपके माता पिता आपकी उम्र के थे तो उनसे उनके जीवन का अधिकार छीन लिया गया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे देश में 1975 के जून महीने में इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उस दौरान भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की हालत ये थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। सशस्त्र बलों की भर्ती को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है।
उनका कहना है कि किसी भी तरह की खामी का उचित समाधान होगा। इन दिनों देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना की सरकार सालाना समीक्षा भी करेगी और अगर कोई खामी या चुनौती आती है तो उस पर उचित समाधान भी होगा। और इस योजना को मुख्य हितधारकों से 2 साल तक मंथन के बाद अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने इस योजना को परिवर्तनकारी करार दिया। 14 जून को सरकार ने सेना में भर्ती के लिए इस योजना की घोषणा की, जिसमें 17.5 से 21 साल की आयु वर्ग के युवक 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। इस योजना के तहत 25% युवकों को सेना में 15 साल और काम करने का मौका मिलेगा। इस योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भी देखे गए, क्योंकि योजना के तहत भर्ती 75% युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी नहीं है। ऐसे में रक्षा मंत्री का कहना है कि योजना को लागू करने दीजिए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,739 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 92,579 हो गई है। देश में कोरोना महामारी के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,739 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 92,579 हो गई। वहीं 24 घंटों में 25 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल आंकड़े बढ़कर 4,33,89,973 हो गए हैं। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 5,24,999 हो गई है। वहीं शनिवार के मुकाबले कोरोना के मामले आज कम दर्ज हुए हैं। बीते दिन देश में 15,940 मामले दर्ज हुए थे। इस दौरान 20 लोगों की मौत हुई थी। इन आंकड़ों के बाद एक्टिव मामलों की संख्या 91,779 हो गई थी, जिसमें आज फिर बढ़ोतरी हुई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 4,27,72,398 मरीज ठीक हो चुके हैं। अगर वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 197,85,51,580 तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 12,72,739 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। पीएम मोदी की मन की बात सुनने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को सुना। गुरुग्राम में सैकड़ों लोगों ने एक साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को सुना। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की ये 90वां मन की बात कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने अपनी बात को जनता तक पहुंचाया, जहां पीएम ने आध्यात्मिक, सामाजिक और जन सरोकार की बातों को रखा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने खेल के साथ साथ लोगों को पॉलीथिन के प्रयोग न करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने इस कार्यक्रम में जन कल्याण एवं जन सरोकार की बातों को प्राथमिकता देते हैं, जो काफी समाज के अंदर बदलाव लाता है। और यही कारण है कि इतने एपिसोड होने के बावजूद भी अभी तक प्रधानमंत्री ने आज तक राजनीति की बात नहीं की है। जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात से समाज के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो सकारात्मक है। हरियाणा सरकार पर खनन मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा सरकार के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि हुड्डा खुद आरोपी है, इसलिए कोई भी आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। हरियाणा सरकार के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा रोहतक में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अवैध खनन नहीं हो रहा है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा डाडम खान वाले मामले में 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, वो खुद ही आरोपी हैं और ऐसे आरोपी को कोई भी आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के लेना चाहिए। साथ ही कहा कि मौजूदा सरकार से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और वे अपने चहेतों को खनन के ठेके देते थे, जबकि आज कोई भी खनन का ठेका ले सकता है। अगर उन्हें घोटाला लग रहा है तो उस समय उन्होंने जांच क्यों नहीं की और प्रदेश सरकार के रेवेन्यू को क्यों नहीं बढ़ाया। हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा के पास हरियाणा सरकार का परिवहन विभाग भी है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में आने वाले 9 महीने में 5,400 और नई बसें शामिल की जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रिक बसें भी होंगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। पलवल में एक बार फिर से गतपुरी टोल प्लाजा को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में भारी संख्या में लोग भी पहुंचे। लंबे समय से पलवल के गतपुरी टोल प्लाजा को लेकर विरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। ना तो टोल मैनेजमेंट की तरफ से कोई कदम उठाया गया और ना ही प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई की। इसके बाद अब टोल को हटाने के लिए एक महापंचायत की जा रही है। दरअसल इस टोल को लेकर लोगों का कहना है कि अवैध टोल प्लाजा है, इसे गतपुरी गांव की जमीन पर गलत तरीके से बनाया गया है। इस महापंचायत को कामयाब बनाने के लिए कई नेताओं का भी समर्थन प्रदर्शनकारियों को मिला। साथ ही फरीदाबाद के लोग भी इस पंचायत में शामिल हो रहे हैं। समिति गतपुरी ने आज एक महापंचायत बुलाई है, जिसका उद्देश्य ये है, आज हमारा 36वां दिन है धरने का। अभी हमारा कोई निष्कर्ष पे अभी नहीं पहुंचे हैं। ये कह रही है कि हम आपकी जमीन का पैसा देने के लिए तैयार है, जो हमारी अवैध जमीन और इन्होंने। दूसरी तरफ महापंचायत में उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है, ताकि किसी भी तरह स्थिति न बिगड़ पाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी टोल के विरोध में प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकलता दिखाई दिया। फिलहाल इस महापंचायत के बाद टोल को लेकर क्या फैसला किया जाएगा। हरियाणा में निकाय चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। बहादुरगढ़ में बीजेपी के नेताओं ने चुनावों को लेकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां हरियाणा में हुए निकाय चुनाव को लेकर अधिकारी निष्पक्ष रूप से सफल बनाने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं आए दिन निकाय चुनाव के दौरान धांधली के आरोप भी लगते दिख रहे हैं। बहादुरगढ़ में बीजेपी नेताओं ने चुनाव में नकली आधार कार्ड और वोटर कार्ड के जरिए वोट डालते हुए कई लोगों को पकड़ने की बात कही। साथ ही बीजेपी के बहादुरगढ़ चुनाव प्रभारी सतीश नांदल ने चुनाव के दिन लोगों से बरामद किए गए नकली पहचान पत्र दिखाए। नांदल का कहना है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने वोट डालने से पहले ही पकड़ लिया, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग फर्जी पहचान पत्र के आधार पर वोट डालने में कामयाब रहे। फर्जी कार्ड दिखाए, उनकी तरफ से कार्ड हमने दिखाया आपको। ये कार्ड के हमारे पास सबूत है। वो जो कार्ड है, ये पूरा कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारे साथियों ने इनको पकड़ने का और बंद करवाने का काम, फिर भी वो डाल के गए हैं और उसी का परिणाम थोड़ा बहुत मतलब कहीं नजदीक लगने का काम किया है। इस पर संज्ञान लिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में पुलिस जांच करवाने की बात कर रही है, लेकिन चुनाव संपन्न हो चुका है। बहादुरगढ़ में बीजेपी की चेयरपर्सन सरोज राठी निर्वाचित हुई हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और पानीपत के रौनक हत्याकांड में दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन बाहर दोनों के परिवारों का जीना मुहाल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। पानीपत जिले के बराना गांव से 20 जून की दोपहर से लापता 8 वर्षीय दूसरी कक्षा के छात्र रौनक का शव तीसरे दिन गांव के ही तालाब से बरामद हुआ। शव एक बोरी में बांधकर तालाब में फेंका गया था। रौनक की हत्या का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर लगा था। अब रौनक के हत्यारे तो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन रौनक की हत्या की सजा आरोपियों का परिवार भुगत रहा है। हत्यारोपियों और उनके परिवार का पूरे बराना गाँव में बहिष्कार कर दिया गया। हालांकि पुलिस की ओर से दोनों परिवारों को सुरक्षा तो प्रदान की गई थी, लेकिन अब दोनों में से एक आरोपी विनोद के परिवार ने बराना गांव छोड़ने का फैसला लिया। बता दें कि दोनों ही आरोपियों ने 8 साल के मासूम की हत्या तो कर दी थी, लेकिन आज दोनों आरोपियों के साथ साथ उनके गुनाह की सजा 2 परिवार भी भुगतने पर मजबूर हो गए। बस शर्म तो जी शर्म वाले की है, जो शर्म खुद आवा जी शर्म तो ज्यादा गई है। शर्म है कि तीन इसकी मानूगा दे घुट के मरना अपना याड़े ते जान में फायदा भीतर ताले भीतर रहती वो डांगर भी ले गया अपने। सोनीपत में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुरथल में बीमारपुर घाट के पास अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। देखिए रिपोर्ट। आरोपी पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं। ताजा मामला सोनीपत के मुरथल थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक खनन कंपनी के कर्मचारी की गांव में मेमारपुर घाट के पास अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। इस हत्या की वारदात को अंजाम देकर सभी हमलावर मौके से फरार हो गए और वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि सोनीपत के गांव बसौदी का रहने वाला जयदीप अल्टीमेट नाम की खनन कंपनी में बतौर इंचार्ज के पद पर कार्य कर रहा था और देर रात अज्ञात हमलावरों ने उसकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। अभी अज्ञात के खिलाफ ही उसके भाई ने पर्चा दर्ज करवाया है, FIR दर्ज हो गई है। किस हालत में बॉडी थी, क्राइम और सीन क्या था? और डंडों से पिटाई दिख रही थी, चोट के निशान थे।
इस मामले को लेकर जांच कर रही है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर हमलावरों ने युवक की हत्या किन कारणों से की है। और इंद्री में पुलिस को उस समय कामयाबी हासिल हुई जब पुलिस ने फोन छीनने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। इंद्री में राहगीरों से मोबाइल फोन छीनने की शुक्रवार को हुई दोनों वारदातों में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 आरोपियों को काबू कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में छीने गए मोबाइल फोन और रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस का दावा है कि शहर में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि मुख्य अध्यापक से मोबाइल छीनने में इंद्री निवासी पुनीत और अनिल को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल टीचर एक सुबह सैर कर रहे थे, उनसे छीना गया। उसके 2 आरोपी हैं, पुनीत वर्मा इंद्री और अनिल काकू। और दूसरा मोबाइल बस स्टैंड के सामने जो छीना राजन नाम के लड़के से, उसमें 3 आरोपी हैं, विक्रम सिंह, करण सिंह और अंकुश। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। इंद्री में इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई गई है, लेकिन उसके बाद भी चोर लुटेरे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं, जिनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। भिवानी पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी भिवानी पुलिस के हाथ लगी है। आरोपी जेल जाकर जमानत मिलते ही या फिर कोई और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, ऐसा बताया जा रहा है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भरी जवानी में बार बार पुलिस के हत्थे चढ़ रही ये युवा भिवानी के ही तिगड़ाना गांव के हैं। दिखने में ये जितने भोले शरीफ दिख रहे हैं, असल में उतने ही शातिर हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी कपिल उर्फ राहुल और हैप्पी उर्फ भारत दोनों दोस्त हैं, जो गांव तिगड़ाना के रहने वाले हैं। इनमें मास्टरमाइंड कपिल है, जिस पर कार चोरी, लूट के 2 दर्जन और हैप्पी पर 8 मामले दर्ज हैं। बाहर से भी हैं, तो इन गुड़गांव की भी एक वारदात है इनमें, जो गुड़गांव गए थे और वहाँ पे गाड़ी को लेके भाग गए थे, तो गुड़गांव के भी एक वारदात है अभी। इंस्पेक्टर योगेश हुड्डा ने बताया कि दोनों लुटेरे नशे के आदी हैं और लग्जरी कारों में घूमने के शौकीन हैं, जिसके लिए बार बार चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है और उम्मीद है कि जल्द ही और भी खुलासे हो सकते हैं। और चरखी दादरी के बंजारा बस्ती के लोग इन दिनों प्रशासन के ढीले रवैये की मार झेल रहे हैं। लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त कोई भी प्रशासन का जो नुमाइंदा है वो ध्यान नहीं दे रहा। तस्वीरों में दिख रहा ये नजारा चरखी दादरी की बंजारा बस्ती का है, जहां चलने के लिए रास्ते तो हैं, लेकिन रास्तों में पानी इस कदर भरा हुआ है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। पानी की निकासी नहीं होने पर लोगों और महिलाओं को अपने घर में पहुंचने के लिए लकड़ी से बनी चालियों का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई घरों में तो पानी तक भर गया है, जिसके कारण लोग अपने घर को छोड़कर किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए हैं। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से जल्द जमा पानी से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। साथ ही प्रशासन को समाधान नहीं होने पर रोड जाम करने का अल्टीमेटम भी दिया है। लोगों की समस्या वाकई गंभीर है, लेकिन अब प्रशासन लोगों की समस्या को देखते हुए क्या और कब तक कोई कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये हमारे घर का पानी भरा है और चाली चूली लगा कर रास्ता कर रखा है निकलना, घर में स्याँ बढ़ रहा है, घर में तो रेडारी मारा मैं, और ये पानी का सावधान करवाओ, मकान गिरन न हो रही सर। बस यह बात हमारे यो मांग सर। तो 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में तमाम खबरों के बारे में आपने जाना। अब हमें दी इजाजत। चले और खबरों में अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।